नाज़रीन, रफ़ा ऑपरेशन के बाद हिज़्बुल्लाह के हमले अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक तेज़ हो चुके हैं और जो इसराइली फ़ौज की हलाकतें हैं वो कई गुना तक बढ़ चुकी हैं। इस वक्त कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि हिज़्बुल्लाह उसका कोई ड्रोन, उसका मिसाइल, उसका कोई रॉकेट इसराइल के अंदर हमलावर ना हो। कहीं से धमाकों की आवाज़, कहीं से सायरन्स की आवाज़, कहीं से शोले उठते हुए, कहीं से धुआं उठता हुआ, ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और हिज़्बुल्लाह के ये हमले डीप से डीप तक जो है वो होते चले जा रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि बाइडन ने पहली बार मुकम्मल असलहा बंद करने का ऐलान कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है और पहली बार बहुत बड़ा एतराफ़ गुनाह भी कर लिया है बाइडन की जानिब से, जिसको बाइडन इंतज़ामिया पूरी जंग में झुटलाती रही। अब पहली बार बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से उस गुनाह का सरेआम जो है वो इतराफ़ कर लिया गया है और इसके बहुत बड़े इंपैक्ट्स हैं। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इस वक्त हिज़्बुल्लाह के हवाले से भी बहुत बड़ी खबरें हैं, उनके हमले भी अनप्रेसिडेंटेड हैं, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि जो बाइडन की जानिब से बात सामने आई है, जो असलहा बंदिश के हवाले से चीज़ें सामने आई, जो एतराफ़ गुनाह सबके सामने किया गया है, वो आपके सामने रखूं क्योंकि इस वक्त ये वाली जो खबर है, दुनिया की जो सबसे टॉप न्यूज़ है, वो बाइडन का ये एतराफ़ गुनाह बना हुआ है और इस बात का ऐलान कि वो मुकम्मल असलहा बंद करने जा रहे हैं इसराइल का। ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इनसाइड प्रेशर है, जो तुलबा का प्रेशर है, जो अंदर के मुजाहरे हैं, वो इस वक्त काम कर रहे हैं और बाइडन उनके सामने ढेर होता हुआ नजर आ रहा है। पहली बार नाज़रीन बाइडन की जानिब से पब्लिकली आकर ये एडमिट किया गया है कि अमेरिकी बम जो है वो इस्तेमाल हुए हैं सिविलियंस को शहीद करने में। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि सारी दुनिया ये कह रही थी कि अमेरिका की सपोर्ट के साथ ये सारा अमेरिकी असलहा, अमेरिकी बम यहाँ निहत्ते लोगों पर गिर रहे हैं, लेकिन मतलब बाइडन इंतजामिया, अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। सारी दुनिया से नाज़रीन ये आवाजें उठ रही थी कि अमेरिकी असलहा, अमेरिकी बम यहां निहत्ते और सिविलियंस पर गिर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो आज जब उन्होंने अपने मुंह से इस बात को तस्लीम कर लिया है तो मुझे बताइए कि पीछे फिर रह क्या जाता है। उनका बयानिया तो उनके अपने हाथों से खत्म हो गया है। यानी इस वक्त अमेरिकी मीडिया के पास क्या बयानिया बचा है? इससे पहले इस बात को नाज़रीन समझिए, मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत बड़ी जंग जो है वो वेस्टर्न मीडिया के ऊपर लड़ी जा रही है, वो बयानिए के महाज के ऊपर लड़ी जा रही है। इससे पहले क्या था? इस पब्लिकली एडमिट करने से पहले क्या था? मिसाल के तौर पे कोई प्रो पैलेस्टाइन बैठा हुआ है, मतलब मीडिया है ना, वेस्ट का मीडिया, एक प्रो पैलेस्टाइन तजियाकार बैठे हुए हैं या ऑफिशियल बैठा हुआ है या लोगों के मुजाहरे हैं प्रो पैलेस्टाइन, उसके मुकाबले में सरकारी मौक़िफ़ चलता था। सरकारी मौक़िफ़ यानी वाइट हाउस का मौक़िफ़ या मगरबी हुकूमतों का मौक़िफ़, जिसमें यह था कि भाई इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही, जिसमें यह था कि इसराइल इज़ डूइंग वेरी मच टू प्रोटेक्ट सिविलियंस, ठीक है। और आपको याद करें उस बात को कि बाइडन ने जो सिविलियंस कैजुअलिटीज़ थी उसके जो स्टैट्स थे उसको भी मानने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि ये स्टैट्स सही नहीं है, ये बाइडन के अल्फाज आप चेक करें। तो आज जब सरकारी सतह पर यह कह दिया गया है कि हमारे बम ही इस्तेमाल हुए हैं और वो बम सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल हुए हैं, तो वो मीडिया किस तरह से इस बात को प्रोटेक्ट करेगा? अब तो मतलब वो उनका जो सारा बयानिया है अमेरिकी सपोर्ट के हवाले से, ठीक है, मतलब एक बयानिया बनाते हैं ना कि अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है और इसराइल को डिफेंड करने के हवाले से, वो सारा जमी बोस हो चुका है, ठीक है। यानी जब आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे बम सिविलियंस के ऊपर गिर रहे हैं, तो अभी आप जब बम देंगे तो फिर सबको अब वाज़ेह हो गया कि आप जब बम दोबारा दे रहे हैं इसके बावजूद कि आप एतराफ़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी सिविलियंस के ऊपर ही जाकर गिरेंगे, तो आप वो बम कैसे दे सकते हैं? और आप ये एतराफ़ कर रहे हैं उस सूरत हाल में जब ऑलरेडी आपके खिलाफ यही तो तहरीक है कि आपके बम उधर इस्तेमाल हो रहे हैं और आपने उसको मान भी लिया, तो फिर आपके पीछे आपके पास जो है वो जवाब क्या रह जाता है? इसके साथ नाज़रीन बाइडन ने ये अनाउंस किया है कि वो रफ़ा ऑपरेशन की सूरत में ये जो लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, इसके नतीजे में मुकम्मल तौर पर असलहा जो है वो बंद करने जा रहा है इसराइल का। ये पहली बार पब्लिकली स्टेटमेंट सामने आई है। अब पहले मैं ज़रा 2-3 हेडलाइंस देखिए, उसके बाद इस पर मजीद मैं आपको बताता हूँ। इसराइल्स वॉर ऑन गाजा, बाइडन एडमिट्स इसराइल यूज्ड US बॉम्ब्स ऑन सिविलियंस, प्रेसिडेंट जो बाइडन सेज he will not supply offensive weapons that Israel could use to launch an all-out assault on Rafah in the toughest public comments yet about the widely condemned military operation. पहला
ये पब्लिक स्टेटमेंट है। एक्सपर्ट इसको किस तरह से लिख रहे हैं, इसराइल हैज टू पे अटेंशन टू बाइडेन्स थ्रेट टू सस्पेंड supplies over Rafah. Biden is worried about losing those votes in November, and the campus protests have intensified that. He hoped that the crisis would go away, but these protests have actually amplified, made it more threatening to him कि जो कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट हैं, यानी जो तुलबा हैं, उन्होंने दरअसल बाइडन को ढेर कर दिया है। Biden is willing to put pressure on Israel for the first time in a way that we have never seen before. इस तरह का जो कमेंट्स, इस तरह का प्रेशर बाइडन की जानिब से इससे पहले नहीं देखा गया। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन मैं और आप सब यही बात करेंगे कि भाई ये तो ड्रामेबाजियां हैं। अभी तक आपकी इस धमकी से क्या रफा के ऊपर बमबारी रुक गई है, या क्या इसी धमकी से कोई इसराइल इस बात से पीछे हट गया है कि वो रफा ऑल आउट जो है वो स्केल का ऑपरेशन नहीं करेगा? ठीक है, ये बात तो ठीक है कि अभी तक उस लेवल का प्रेशर नहीं है, लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये वही बाइडन इंतजामिया है जो कहती थी कि इसराइल के लिए कोई रेड लाइन नहीं है, और आज पब्लिकली उस पर ये तनकीद करने पर क्यों मजबूर हुई है और ये कहने पर कि ये सिविलियंस को मार रहे हैं। यानी मजहबी फरीजे वाली रियासत कहते थे और आज कह रहे हैं कि वही मजहबी फरीजे वाली रियासत कातिल है, सिविलियंस को मारने वाला कातिल होता है। तो मजहबी फरीजे वाली रियासत आज बाइडन यूएस हिस्ट्री का सबसे प्रो इसराइल प्रेसिडेंट कह रहा है कि जो इसराइल है वो कातिल है क्योंकि वो सिविलियंस को मार रहा है। ठीक है, तो एक बात को आप समझिए, देखें सदियों की जो हिमायत होती है ना वो एक दिन में ख़त्म नहीं होती। ठीक है, वो इसके पीछे सदियों की उनकी मेहनत है। ठीक है, इस हिमायत को हासिल करने में तो वो दिनों में ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन आप ज़रा टाइमलाइन चेक करिए, 7 अक्टूबर में अमेरिका की पोजीशन क्या थी जब वो कहते थे ऐसे ऐसे करके कि नो रेड लाइन फॉर इसराइल, तो आज वो किस पोजीशन के ऊपर आकर खड़े हुए हैं। आप इस डेवलपमेंट को नाज़रीन मैं सादा अल्फाज में इस तरह समझाता हूं, आप इसको यूं समझिए कि अमेरिका की जो हिमायत है वो एक मजबूत दीवार की तरह है इसराइल के लिए। ठीक है, लेकिन अब इस दीवार में छेद होना शुरू हो गए हैं और बहुत तेजी के साथ इसमें छेद हो रहे हैं, और ये दीवार जो है वो बहुत जल्द गिरने वाली है क्योंकि इसके छेद जो है वो हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, एक बात तो आप मानते हैं कि इसराइल सारा जो टिका हुआ है वो अमेरिका की बुनियाद के ऊपर टिका हुआ है, और अमेरिका में सिर्फ बाइडन की ऊपर टिका हुआ है, यानी अमेरिकी नेशन तो साथ नहीं ना खड़ी इसराइल के, सिर्फ बाइडन साथ खड़ा है। तो वो बाइडन की आज आप जरा पोजीशन देख लीजिए कि वो किस तरह से, देखिए इस नहज के ऊपर आ चुका है, तो इससे आगे ही जाएगा ना। जब सारी चीजें खुद एतराफ कर ली, ठीक है, तो इससे आगे जाएगा, इससे पीछे तो नहीं हट सकता। तो इस चीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखें, ना तो हमास ने हथियार डाल दिए, ना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पीछे हट गई, वो तो उस मैदान अमल में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन अब इस महाज के ऊपर देखिए कि उनका जो आखिरी इत्तेहादी बच्चा है, पूरे यूरोप से सीज फायर की आवाजें उठ रही हैं। फ्रांस ने वॉर क्राइम्स तक का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, यूरोप पीछे हट चुका है। आखिरी उसकी लाइफ लाइन बाइडन इंतजामिया, और बाइडन इंतजामिया के पांव किस तरह से उखड़ रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो तुलबा का है, पब्लिक का है। पब्लिक के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, किसी मुल्क की हुकूमत पब्लिक के सामने नहीं खड़ी हो सकती, और सुपर पावर तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। भाई उसने दुनिया में अगर अपना गलबा कायम रखना है तो अंदर अगर क्योस होगा तो वो दुनिया की पॉलिसी को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। और मैंने आपको कहा था कि विद इन डेज आप देखेंगे कि अमेरिका को कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, इससे पीछे हटना पड़ेगा विद इन डेज। ये लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो आज आपने देख लिया कि 1 स्टेप फॉरवर्ड हम आए हैं, और आगे आगे देखिए कि इस दीवार में छेद होते चले जा रहे हैं और पांव बाइडन इंतजामिया के उखड़ते चले जा रहे हैं। आप जरा एनबीसी को देखिए, देयर इज अ डीप फ्रस्ट्रेशन इन द इसराइली गवर्नमेंट विद द अमेरिकन डिसीजन टू स्टॉप द आर्म्स शिपमेंट। डीप फ्रस्ट्रेशन, tensions escalated after Washington allowed us to be shocked by Hamas acceptance of the ceasefire proposal, says Israeli officials। तो बात नाज़रीन ये है कि ये जंग अमेरिका की मर्जी यानी बाइडन की मर्जी के साथ, उसकी ग्रीन लाइट के साथ शुरू हुई, उसकी ग्रीन लाइट के साथ जारी रही, और जब उसकी ग्रीन लाइट नहीं होगी तो ये जंग जारी नहीं रह सकती। और उसकी हालत क्या हुई पड़ी है वो आपने देख लिया है। और फिर वहां पर इलेक्शन कैंपेन शुरू होने जा रही है। ठीक है, उस इलेक्शन कैंपेन में ऑलरेडी अगर इतना क्योस होगा तो फिर अमेरिका किस नहज पर जाकर खड़ा होगा। दूसरा, आप देखिए जिस तरह से अरब्स उनके हाथों से निकल रहे हैं, इस वक्त टोटल मिसट्रस्ट पैदा हो चुका है। कोई अमेरिका के ऊपर यहां मिडिल ईस्ट में एतबार नहीं कर रहा, अंदर खाते बहुत इनके मामला खराब हो चुके हैं। फिर चाइना और रशिया को यहां पर स्पेस मिल रही है। आपको पिछले वीडियो में हमने आप बताया ना कि ईरान और रशिया चाइना कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सऊदी अरब को बना के देते हैं।
ٹھیک ہے, تو ان کو مطلب رشیا چائنا کو یہاں پر سپیس مل رہی ہے, تو امریکہ اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے, اور یہ چیزیں اب آپ کو بہت تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, ہاں اسرائیل کی پوزیشن وہی ہے, وہ نہیں بدلی ہے. اسرائیل ابھی بھی لارج اسکیل آپریشن چاہتا ہے, وہ ابھی بھی بڑی جنگ چاہتا ہے, وہ ابھی بھی اس کا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن امریکہ کے بغیر جب وہ میدان عمل میں ہوگا تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا, یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک صورتحال ہو گئی اور میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب لیبنن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں, اور لیبنن کے ناظرین جو حملے ہیں بہت انپریسیڈنٹڈ لیول کے اوپر ہو چکے ہیں. یعنی جو مٹیریل لاسز ہیں وہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے, جو جانی نقصان ہے یعنی جو کیجویلٹیز ہیں, جو فوجیوں کی ہلاکتیں ہیں, وہ انپریسیڈنٹڈ لیول پر اس پوری جنگ کے اندر اتنی ہلاکتیں اسرائیلی فوج کی نہیں ہوئی جتنی اس وقت ان حملوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. جب میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بالکل صورتحال اس وقت بدل چکی ہے. پہلے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا بیان دیکھیے. دا مشن آن دا ناردرن فرنٹ از ناٹ کمپلیٹ اینڈ وی ہیو اے پوٹینشلی ہاٹ سمر اہیڈ آف اس. ہاٹ سمر اہیڈ آف اس, یہ ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ بہت آگے معاملات ہمارے خراب ہونے جا رہے ہیں. اچھا, اب میں آپ کے سامنے ان حملوں کی تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں. ناظرین, ڈپلائمنٹ کو اور جو بلڈنگز ہیں جہاں پر اسرائیلی فوجی موجود ہے ان کو اتنے زبردست طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جہاں پر اسرائیلی فوج ڈپلائمنٹ ہے اس کو براہ راست گائیڈڈ میزائل جا کر ہٹ کرتے ہیں, ڈرونز ہٹ کرتے ہیں, وہاں پر ہلاکتے ہیں. بلڈنگز جو ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج ٹھہری ہوئی ہے وہ ان کی قبریں بن رہی ہیں. ذرا دیکھیے گا اسرائیلی میڈیا, 8 anti-tank missiles were launched today from Lebanon towards buildings in the northern settlements and caused damage. پھر Islamic resistance in air attack with attack drones on headquarters of the newly created Western Brigade Yara and hitting the target accurately. بالکل ایکوریسی کے ساتھ جا کر ہم نے ان کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا. پھر ناظرین, جو المنارہ کا ایریا ہے اور دویو کی سیٹلمنٹس ہے, یہاں پر بہت غیر معمولی آپریشن ہوئے ہیں. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے an incident in a gathering area in المنارہ led to the death of the reserve soldiers. led to the death of the reserve soldiers. یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے ابھی تک آفیشل وار نہیں ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان, اور اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں شروع ہو گئی ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسرائیلی فوج کی غزہ میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اب لیبنن بارڈر کے اوپر حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں ہلاکتیں شروع ہو گئی ہیں, تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسرائیلی میڈیا, an exceptional incident on the northern border in the Avivim area and there are injuries. ٹھیک ہے, مطلب وہ ساری چیزیں خود اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں اس سے پہلے ان کی انجریز ہوتی تھیں, ان میں ان کی ہلاکتیں بھی ہوئی, لیکن اب وہ پیس بڑھ چکی ہے. یعنی اس سے پہلے بھی تو ان کا جانی نقصان ہوا ہے حزب اللہ کے حملوں میں, لیکن اب وہ پیس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اسرائیلی میڈیا, there are dead in the Avivim. ٹھیک ہے, اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں اسرائیلی میڈیا. پاور outrage in the settlements of Avivim and Duviv. یہ حزب اللہ کیا کر رہی ہے کہ جو پاور سٹیشنز ہیں ان کو نشانہ بنا رہی ہے. وہاں پر بجلی پوری طرح سے غائب ہے اور مینٹیننس بھی نہیں ہے کہ یعنی وہ جا کر اس کو مینٹیننس کر سکے. جو مینٹیننس ٹیم جاتی ہے اس کو بھی حزب اللہ نشانہ بنا دیتی ہے. اسرائیلی میڈیا, there is a severe incident in the north and there are injured and deaths. Severe incidents in the north, یہ اسرائیلی میڈیا کی زبان ہے. اور ابھی تو اسرائیلی میڈیا کے اوپر سینسرشپ ہے, انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر ہے نہیں اور اسرائیلی میڈیا پہ سینسرشپ ہے, اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سویئر انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. المہدین, اٹیک آن دا اسرائیلی ٹارگیٹس ان دا اپر گلیلی in parallel with attack on targets in the western Galilee. Same time upper Galilee, same time کے اوپر western Galilee کے اوپر حملے. Combined attack from Lebanon using missile weapons and drones towards targets in the western Galilee. یہ نئی ٹیکنیک جس میں میزائل اور ڈرونز مکس کر کے فائر کیے جاتے ہیں. اسرائیلی ملٹری اناؤنس ڈیتھس آف سولجرز ان دا ناردرن اسرائیل. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے. Lebanese armed group said it carried out 12 attacks on the various Israeli positions across the border, including buildings housing Israeli troops in the towns of منارہ اینڈ شلومی. یہ الجزیرہ تصدیق کر رہا ہے. اسرائیلی میڈیا پھر, حزب اللہ increased the pace and on the last day launched more than 50 anti-tank missiles. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ انکریزڈ دا پیس. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھتے جائیے کہ شدت کس لیول تک پہنچ چکی ہے. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا. salvo of the missile towards occupation sites in the western Galilee in conjunction with the launch of attack of drones. ٹھیک ہے, راکٹس, میزائل پلس ڈرونز, وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ایک ساتھ فائر کیے جا رہے ہیں. پھر اسرائیلی میڈیا, اینٹی ٹینک میزائلز ٹارگیٹڈ اویوم, میوٹولا, شلومی, منارہ اینڈ ہنیتا. ایک ساتھ کئی سیٹلمنٹس کے اوپر حملے. پھر اسرائیلی میڈیا, رپورٹ آف این
नंबर ऑफ पीपल इंजर्ड इन द एंटी टैंक मिसाइल अटैक द टारगेटेड अल मलकिया साइट, डिफरेंट साइट के ऊपर नंबर ऑफ पीपल, यानी एक एक हमला जो हिजबुल्लाह का हो रहा है वो किसी ना किसी की जान ले रहा है, ठीक है। एक एक हमला वो अब मतलब सिर्फ मटेरियल लॉसेस नहीं कर रहा, बल्कि एक एक हमला इसराइली फौजियों की जान ले रहा है। अल मैदीन कॉरेस्पोंडेंट इन द साउथ कंफर्म्ड कैजुअलिटीज अमंग इसराइली सोल्जर्स टारगेटिंग द अल मलकिया साइट फ्रॉम लेबनान, ठीक है। कंफर्म्ड कैजुअलिटीज in the Al-Malkiya site. The air defense in the north doesn't have 100% ability to confront attack aircraft sent from the short range and low altitude. इसराइली मीडिया बता रहा है कि हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो इस वक्त फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है और वो एयर डिफेंस नहीं कर पा रहा। Islamic resistance after monitoring the movement of the occupation soldiers at the Al Rahib site, वो उनकी मूवमेंट को हमने मॉनिटर किया इसराइली फौज की, and when they entered दशमा आर मुजाहिदीन टारगेटेड विद गाइडेड मिसाइल एंड हिट डायरेक्टली, उनकी पोजीशन को मॉनिटर किया, फिर गाइडेड मिसाइल दागे ताकि डायरेक्टली जाकर निशाना बनाएं और उनको हलाक कर दे। फिर इसराइली मीडिया मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स लैंडेड इनसाइड हॉस्पिटल इन अफुल्ला ट्रांसपोर्टिंग दोज इंजर्ड हिजबुल्लाह बॉम्बिंग, हिजबुल्लाह के नतीजे में जो बॉम्बिंग के नतीजे में जो इसराइली फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए उनको ट्रांसफ़र करने के लिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो देखे गए कि किस तरह से अस्पतालों के अंदर उतर रहे हैं। अब ज़रा कुछ उनके जो तजियाकार हैं वो किस तरह से सूरत हाल को बता रहे हैं। इसराइली मीडिया सेटलर्स लीडर्स इन द नॉर्थ वी हैव गॉन बैक 30 years एंड द सिचुएशन इन द गलीली प्रूव्स दैट इसराइल सिक्योरिटी थेरी हैज कोलैप्स्ड। ये सारी बात जो है नाज़रीन आपको समझनी है, इसराइल की सिक्योरिटी की थेरी कोलैप्स हो चुकी है। इसराइली मीडिया खुद तस्लीम कर रहा है, हिजबुल्लाह गालिब आ चुकी है। वो कह रहे हैं जो लॉस हुआ है हमारा, हम 30 साल पीछे चले गए, ठीक है। इतना भाई अभी तक मुकम्मल जंग नहीं छिड़ी, तो आप अंदाज़ा लगाइए जब मुकम्मल जंग छिड़ेगी तो हिजबुल्लाह इनके साथ क्या सलूक करेगी। वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी भी कोलैप्स हो गई है, हम 30 साल पीछे चले गए और हिजबुल्लाह का यहाँ पर पूरी तरह से गलबा हो गया है। फिर आप इसराइली मीडिया की स्टेटमेंट देखिए, वी इन द मीडिया आर ऑल्सो अनएबल टू कन्वे द मैसेज ऑल द टाइम दैट द एरिया देयर इज डेजर्टेड, ठीक है। हम हर वक्त यही बता रहे हैं, हर वक्त यही बता रहे हैं। इसराइली मीडिया कह रहा है कि हमारा बस यही काम रह गया है कि जनाब यहाँ पर ये नुकसान हो गया, यहाँ पर ये नुकसान हो गया, यहाँ पर ये एरिया जो है वो अब अंडर अटैक आ गया, ये एरिया अब महफूज नहीं है, ठीक है। यानी कि हम हर वक्त मीडिया में बैठकर यही मैसेज पब्लिक को कन्वे कर रहे हैं। यानी हमलों का हुजूम इतना ज़्यादा है कि हम सिर्फ पब्लिक को कॉशंस दे रहे हैं कि भाई अब ये इलाका, अब ये इलाका, अब ये इलाका, अब ये हमले, अब ये हमले, हमारा बस यही काम रह गया है, ठीक है। तो आप ज़रा उन्हीं के मीडिया के अंदाजे से देखिए कि वो किस तरह से अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो सिक्योरिटी की थेरी देखें, अगर आपकी सिक्योरिटी की थेरी ही कोलैप्स हो गई है तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। और हिजबुल्लाह आपके दरवाजे के ऊपर बैठी है जिसको चाइनीज़, रशियन, नॉर्थ कोरियन, ईरानी वेपन्स पहुँच रहे हैं, और इसके अलावा मुमकिन है कोई और एंटिटी भी हो जो हिजबुल्लाह को वेपन्स दे रही हो। ज़रूरी तो नहीं है कि सारे ही सामने हो, क्या पता तुर्की भी दे रहा हो, क्या पता लगता है। देखें जब इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जब डिसाइडिंग एक जंग छिड़ी हुई है तो फिर क्या पता लगता है। तो इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल यह है कि इसराइली फ़ौज रफ़ा में एक हद तक एंटर हो चुकी है। बहुत बड़ी तादाद में टैंक्स जो हैं वो उसके बॉर्डर पर खड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज उसकी जो बाहर आउटपोस्ट कायम की गई हैं वहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और इस वक्त एक ऑल आउट वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, और ये ऑल आउट वॉर यानी जब लार्ज स्केल ऑपरेशन, यानी इस वक्त रफ़ा के अंदर बमबारी हो रही है, ठीक है, रफ़ा के अंदर बमबारी हो रही है, लेकिन जो लार्ज स्केल ग्राउंड ऑपरेशन है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। इसराइल की साइड से अगर हम देखें तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि नेतन्याहू की ये क्लियर इंटेंशन है। अभी नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि उसकी जो वॉर कैबिनेट है उसने इनकार किया रफ़ा ऑपरेशन से, सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू के कहने के ऊपर ये ऑपरेशन हुआ, यानी कोई वॉर कैबिनेट की हिमायत हासिल नहीं थी, ठीक है। मतलब वहां पर हमें बयानात सामने आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि भाई देखें जब आपकी रफ़ा में कोई फतह ही नहीं है तो फिर वो धबास माथे के ऊपर लेने का क्यों जरूरी है। और नेतन्याहू तो अपना पॉलिटिकल, नेतन्याहू अगर हटता है पावर से तो वो सीधा जेल जाएगा और उसके बाद कैपिटल पनिशमेंट है। देखें ये जो इतने लोगों का मलबा है ये किसी को तो उठाना पड़ेगा, और सबसे पहले तो नेतन्याहू को उठाना पड़ेगा। ये ऐसे तो मामला नहीं छोड़ा जा सकता। तो अभी अगर जंगबंदी होती है तो नेतन्याहू सबसे पहले जेल, उसके बाद कैपिटल पनिशमेंट, और उसके हवारियों को ये तो मिलनी है। तो उसको बका इसी में नजर आ रही है
کہ اس کو جنگ کو لمبا چھیڑا جائے. تو بہت سارے اسرائیل کے ہائی آفیشلز، ایون جو اس کے فارن منسٹرز اور پرائم منسٹر، وہ تک کہہ چکے ہیں کہ نتنیاہو اسرائیل کو لے ڈوبے گا، اس کو فوری طور پہ ہٹاؤ. جیوش لابی جو اسرائیل کے امریکہ کے اندر ہے، اس کے بیانات آن ریکارڈ آ چکے ہیں کہ نتنیاہو کو ہٹایا جائے. ٹھیک ہے، یہ اسرائیل کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو اس وقت ناظرین صورتحال اسرائیل کے حوالے سے تو ہمیں کلیئر نظر آتی ہے کہ نتنیاہو تو اس کی انٹینشن ہے کہ وہ جنگ کو بڑھائے گا اور لارج اسکیل آپریشن کرے گا. لیکن جس طرح سے دنیا کا ریئیکشن آ رہا ہے، جس طرح سے بائیڈن کے پاؤں کھسک رہے ہیں، تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوگی. دیکھیں، اگر یہ لارج اسکیل آپریشن ہوتا ہے تو سمجھ لیں بہت حد تک یہ نظر آ رہا ہے کہ بائیڈن کو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس وجہ سے نہیں کہ فلسطینیوں سے حمایت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہیومن رائٹس کی فکر ہے، اس وجہ سے نہیں کہ سیویلین زیادہ شہید ہو رہے ہیں، نہیں، اندر کا معاملہ. دیکھیں، اندر جب امریکہ کے اندر کیوس پھیل جائے گا تو امریکہ ایک سپر پاور ہے یار، اس نے ساری دنیا کے اوپر مانیٹرنگ کرنی ہے. اگر اس کے اندر کیوس پھیل جائے گا تو وہ اس کا حشر کیا نکلے گا. تو اگر آپریشن ہوتا ہے تو بہت چانسز ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے جا رہی ہے. اچھا، اگر پھر بھی ہم سپوز کر لیں کہ اگر وہ پیچھے نہیں بھی ہٹ رہی اور بائیڈن پھر بھی جاری رکھتا ہے، تو سمجھ لیں کہ پھر بہت بڑی تباہی ان دونوں کا مقدر ٹھہرنے والی ہے. اندر بھی بائیڈن بہت بڑا نقصان اٹھانے جا رہا ہے، وہ اندر امریکہ کے بہت بڑا خلفشار پیدا ہو جائے گا. اور پھر دنیا میں جو اس کی سبکی ہونی ہے وہ تو آپ کو نظر ہی آ رہی ہے، ریجن ٹو ریجن کس طرح سے اس کی سبکی ہو رہی ہے. تو پھر یہ دونوں بہت ایک جو ہے نا ایک تاریخی نقصان اٹھانے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی انہوں نے نہ اٹھایا ہوگا. یہ پھر دونوں کا ان کا یہ مقدر ہے. لیکن زیادہ چانسز اب یہی لگ رہے ہیں کہ بائیڈن اندر کے پریشر کی وجہ سے اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں وہ والا پلان ابھی اندر ہے، وہیں پر ہے کہ جو غزہ پر یہ خود اب قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ گیس نکالنا چاہ رہے ہیں. تو چونکہ چیزیں بہت کمپلیکس ہیں، بند گلی کے اندر کھڑی ہوئی ہے ساری دنیا، اور اس جنگ کے حوالے سے کسی کو کلیئر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. کلیئر راستہ تو ایک ہی ہے، یعنی آزادی فلسطین، اس کے اوپر اسرائیل ایگری نہیں ہے. تو اس کے علاوہ تو کوئی کلیئر راستہ نہیں ہے. تو پھنسے ہوئے ہیں سارے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صرف اتنی چیز کو نوٹ کریں، فلسطین کے تعدی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اسٹرانگلی اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. رشیا، چائنا نے اسٹرانگ پوزیشن لے لی ہے ان کے فلسطین کے ساتھ. اور اسرائیل کی جو آخری حمایت ہے، آخری لائف لائن بائیڈن، اس کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے آپ خود دیکھ لیجئے. یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.